हेलो बच्चों, वेलकम बैक। फिर से हम लोग लॉज ऑफ मोशन की बातें करने वाले हैं आज। आई होप लास्ट जो हमारा लेक्चर था जो आपने देखा होगा उसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मिले होंगे जो आपके क्लियर हो चुके होंगे, और अगर इन केस क्लियर नहीं है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम लोग आगे की आज बातें करेंगे। ठीक, लास्ट क्लास पे हमने बिल्डिंग का फॉर्मेशन किया था फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल का। आज उस बिल्डिंग को पॉलिश करेंगे। आज के बाद कोई भी हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता फ्री बॉडी डायग्राम में, ये श्योर है। ठीक, सो आधे घंटे का पेशेंस रखेंगे हम लोग और ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखिएगा ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको परसिस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक, लास्ट क्लास पे लेक्चर नंबर 5 था, आज लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर वही चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। अभी जैसा हमने बात किया फ्री बॉडी डायग्राम के और न्यूमेरिकल्स करने, और एक नया टॉपिक आज शुरू करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, कहां से ओरिजिनेट हुआ, क्या कहानी वहानी थी, ये दुनियादारी सब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पता लगेगा कि क्या क्या चीजें आएंगी। सो एक टफ सा न्यूमेरिकल देखने में लग रहा है हमारे सामने। आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल देखने में बहुत ही घटिया लग रहा है, एकदम गंदा सा। देखते हैं क्या होता है। करना क्या है इसमें, गेस करोगे? एक्सेलरेशन नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है। अब पॉइंट इज कि निकालना क्या है, टेंशन निकाल ले, थीटा निकाल ले, देखते हैं क्या निकलता है। देखिए, मेरा सिंपली ये टास्क है आज की क्लास में कि जो भी फ्री बॉडी डायग्राम में हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी परफेक्शन नहीं आ पाया है, उन चीजों को और परफेक्ट करना वैरायटी के न्यूमेरिकल्स लेके, ताकि कहीं भी किसी भी बुक से आप लगाओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते। ये फोर्स था, देखिए ये पॉइंट के साथ क्या है, ये पॉइंट को रेस्ट पे रहना है, मतलब ये गिवन। अगर रेस्ट पे है मतलब सीधा सा हो गया, इस पे जो भी नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है ना, एफ नेट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अच्छा देखिए एक चीज और, यहां पर टेंशन T2 है, डन। जब भी बच्चा कोई फोर्स आपको 2D में मिलेगा ना तो हमेशा उसको रिजॉल्व कीजिएगा। कैसे? जैसे ये T1 को देखिए, ये एक्स एक्सिस पे भी है, वाई पे भी है, तो इसको रिजॉल्व करते हैं। दिस इज T1 cos थीटा एंड दिस इज T1 sin थीटा। इतनी बात ओके, सिंपल सा इतना काम था। अब इसमें आपको करना क्या है, इफ पॉइंट P इज एट रेस्ट देन ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स इक्वल टू राइट का फोर्स, मतलब T1 sin थीटा इक्वल टू 50 और T1 cos थीटा इक्वल टू mg। mg मतलब mg की वैल्यू, मास कितना, 6 किलो है जी, 10 ले ले। T1 cos थीटा इक्वल टू 60। ठीक, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, T1 से T1 निपट गया, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू 50 अपॉन 60, यानी tan थीटा इक्वल टू 5/6। बच्चा थीटा इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 5/, सिंपल समझो। औकात देखो क्वेश्चन की यार, कितना था ही। अब क्वेश्चन का फिगर देखो, यही होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्वेश्चन को देख के बच्चे कभी डरा मत करो कि बहुत हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो शक्ल से डरावना है एक्चुअल में वो होता नहीं। तो वही चीज फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे भी वैलिड है। देखने बहुत इंप्रेसिव क्वेश्चन था ये, वो जो हम लोग छिटके पिटके से लास्ट क्लास में किए थे, लास्ट लेक्चर पे, उससे बहुत अच्छा था। औकात देखो इसकी कितनी थी। तो देख के टेंशन मत लिया करो, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए।
आई होप आपसे न्यूमेरिकल्स होंगे, आई होप नहीं, आई एम वेरी श्योर आपसे होंगे। ठीक, तो ये कंप्लीट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टिप टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम्स। इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इंक्लाइन प्लेन मतलब कुछ ऐसा प्लेन हो, कोई स्लोप, जैसे हम लोग के घर के बाहर होता है बाइक वगैरह उतारने के लिए, तो ऐसा कोई स्लोप है जिसके ऊपर कोई बॉडी रखी गई है, लेट दैट इज मास m, कोई एंगल थीटा है जो यहां बना रहा हूं। बच्चा अगर इतना आप याद रख लोगे तो इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम क्या ऐसी की तैसी, कोई इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम की इतनी औकात नहीं कि तुमको परेशान कर ले, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान रखिएगा भाई, देखिए m ये है, वेट डाउनवर्ड होता है mg। अब ये चूंकि 2D पे रखा गया है, मैंने अभी क्या बोला, अगर जो भी बॉडी है, जो भी फोर्स 2D पे है, उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। इसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं mg को, दिस इज mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल बनता है ये पूरा, तो ये कितना होगा, दिस इज mg sin थीटा। ठीक, नॉर्मल फोर्स ऊपर होता है, इसको अभी आप लगाओ या ना लगाओ जरूरत नहीं है। नॉर्मल फोर्स की बेसिकली नीड तब पड़ती है जब हम फ्रिक्शन पढ़ रहे होते, जैसे अभी हमको पढ़ना है, जब फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल आएगा वहां पर नॉर्मल फोर्स लेना कंपलसरी हो जाता है। यहां पे कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोगे तो भी ठीक, नहीं लोगे तो भी ठीक। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आपका इतने से भी काम चलता है, बस इतना याद रखना है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपको यह याद रहेगा, आप इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम को बहुत प्यार से करने वाले हो। मैं अब दिखाता हूं, अगर आपको बिलीव नहीं है तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं। 37 डिग्री है, हम फॉर इंस्टेंस इसको 30 डिग्री बना रहे हैं ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। ठीक, क्योंकि आपको नॉर्मली वैल्यूज याद होती नहीं है। लेट दिस इज मास m1, लेट दिस इज मास m2। ठीक, m1g ये है, m1g cos थीटा ये है, m1g sin थीटा ये है। इतना ही तो याद करने को बोला था ना आपसे, इतना अगर याद है तो आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत आराम से आपको समझा देने वाला हूं। इतना हो गया। अब यार एक बात तो तय है, जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे ये बॉडी ना इधर जाएगी ना इधर। लेकिन अगर बॉडी स्लोप पे रखी है, इंक्लाइन प्लेन पे रखी है, तो ये बॉडी फोर्स लगाओ ना लगाओ नीचे तो सरकेगी, नीचे सरकेगी। किस फोर्स से? m1a से। तो बच्चा ये जब नीचे खिसकेगी तो ये बॉडी इधर शिफ्ट होगी, किस फोर्स से? m2a से। अब m1 पे आओ, m1 पे वही पुराना कॉन्सेप्ट, वही पुरानी थ्योरी, कुछ चेंज नहीं है। क्या था? जिस फोर्स से जाएगी वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगी उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। ऑपोजिट डायरेक्शन t था। 2 के लिए जिस फोर्स से जाएगी वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगी उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला बच्चा, वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब देखो जब आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा वहां पे आपको m1 पता होगा, आपको m2 पता होगा, आपको थीटा पता होगा। आपको फाइंड आउट करना है द वैल्यूज ऑफ एक्सीलरेशन एज वेल एज टेंशन। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लोगे। दिस इज ए m1 प्लस m2 इक्वल टू m1g साइन थीटा। t से t तो कैंसिल हो चुका होगा। अब देखो m1 पता होगा, g पता होगा, थीटा पता होगा, m1 पता है, m2 पता है। आराम से a निकालो, किसी भी क्वेश्चन में डाल दो यार, दूसरे में डालो, ज्यादा इजीली हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं, वही कॉन्सेप्ट सेम है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ट्रस्ट मी, वो कॉन्सेप्ट कहीं फेल नहीं करेगा। देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल। जिस फोर्स से जाएगा वो फोर्स इक्वल टू जिधर जाएगा उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। इतना सा काम आप करो बच्चा, आपका आराम से हर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन पे जो प्रॉब्लम आया है
वो उतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना, हमारा काम बढ़िया बनता रहेगा। क्या करना है, कोई भी न्यूमेरिकल है, लो दो इंक्लाइन प्लेन है, आ जाओ, मैं सिर्फ इसका एफबीडी बनाऊंगा, सॉल्व आप खुद से करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट? ओके, मान लो ये M1 है, मान लो ये M2 है, M1G cos थीटा, M1G sin थीटा, टेंशन T है, हटाओ, cos थीटा 1 कर लो बच्चा, क्योंकि दो एंगल है ना। आओ फिर M2G cos थीटा 2 और M2G sin थीटा 2। ठीक, जो ज्यादा स्टीप कर्व होता है बॉडी वहां से जल्दी गिरती है। मान लो बॉडी अगर यहां से नीचे गिर रही है M1A, यहां से नीचे गिर रही है M2A, सॉरी अगर यहां से नीचे है तो यहां से तो ऊपर होगी ना। एक चीज और, अब जैसे हर साल बच्चों का डाउट आता है इसमें, सर हाउ वुड वी नो कि कौन सी बॉडी नीचे कौन सी बॉडी ऊपर? टेंशन ना लिया करो यार, टेंशन यहां पे बहुत है ऑलरेडी। मान लो तुमको दिक्कत है, तुम नहीं समझ पाए, तुम इसको नीचे ले लो, इसको ऊपर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, आंसर में एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ जाएगा। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो समझ जाना कि जो आपने डायरेक्शन ली है उसकी अपोजिट, और आंसर में नेगेटिव साइन हटा के आंसर लिख देना, खत्म, टेंशन नहीं है कोई। ठीक है, कोई भी बॉडी को ऊपर, कोई भी बॉडी को नीचे लेके आराम से करो। अब वही काम, जिस फोर्स से जा रहा है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रहा है उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। उसमें भी यही काम करेंगे, जिस फोर्स से जा रहा है वो फोर्स इक्वल टू जिधर जा रहा है उधर का फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स। फिर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तुमको टेंशन मिल जाएगा। सब वही है यार, कुछ नहीं है, कोई भी बुक उठा लो। NIUS के स्टूडेंट्स हो आप जो मेरी लिखी हुई बुक है NIUS विजन पॉइंट, क्या वही बुक उठा लो, उसमें मल्टीपल न्यूमेरिकल्स हैं, सब आराम से हो गए, कोई टेंशन नहीं। और इसमें से कई न्यूमेरिकल ऐसे जो एक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपके पास। यहां पे हमारा लॉज ऑफ मोशन का जो कोर टॉपिक था, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, इंपल्स, और क्या क्या पढ़े थे हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम, कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, सब कंप्लीट। प्रॉब्लम है, रिवीजन करना है, आपके पास वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप फर्स्ट खोलो, सेकंड खोलो, थर्ड खोलो, जो मर्जी है वो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है, उतनी बार आपका रिवीजन होगा और तब इस पे आना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। भैया फ्रिक्शन का मतलब ही यही होता है जो मोशन को रोके, और ये एक्चुअल में आपके मोशन को रोकता है भाई, आपकी पढ़ाई के मोशन को भी बहुत रोकता है, आपके मार्क्स के मोशन को रोकता है। आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा कि कैसे रोकता है। फिलहाल फ्रिक्शन के बाद मार्क्स में कैसे रोकता है ये तो धीरे धीरे आपको खुद ब खुद पता लगेगा, बट फिलहाल मोशन को, बॉडी के मोशन को कैसे रोकता है उसके बारे में हम बातें करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका मास है m, पुशिंग फोर्स, ठीक, किसी सर्टेन फोर्स F से पुश किया जा रहा है, तो बॉडी का मोशन इधर के साइड होना चाहिए। ये देखिए, अब बॉडी का मोशन अगर इधर के साइड है तो ये बॉडी और सरफेस के बीच में ये जो फोर्सेस लगता है, जो बॉडी को अपोज करता है मोशन करने के लिए, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यही आपने लिखा भी है, फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन सरफेसेस ऑफ टू सरफेसेस ऑफ बॉडी एंड जो इसके नीचे सरफेस है, इसके बीच जो फोर्स लगेगा, अपोजिंग फोर्स, जो बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करता है, दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन।
ठीक, पॉइंट शुड बी नोटेड गाइस। यहां पे एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इस चीज में कभी मत जाइएगा कि फ्रिक्शन इज अपोजिट टू मोशन, नहीं, दिस इज अपोजिंग फोर्स एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कभी भी, जैसे हम लोग, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो, हम लोग एक बार वॉकिंग का लिए थे। वॉकिंग एक्सेप्शनल केस है। वॉकिंग में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन भी वही होती है। और नतीजा क्या है जो आप गलत किए थे वो क्यों? क्योंकि एक माइंड सेट होता है आपका कि सर जहां जाएगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। दिस इज डैम ट्रू। खैर बहुत सारी बातें हैं अभी इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक आएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा बच्चा ये सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स होता है, क्यों होता है, बहुत सारी चीजें। अभी आप सिर्फ इतना जानते हो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो बॉडी के मोशन को रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा। कुछ और नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हो, ठीक। इसके आगे जो कुछ भी जानोगे वो मैं सिखाऊंगा और आराम से आप सीखते हुए चले जाओगे। फ्रिक्शन को और आगे जानने से पहले हम एटलीस्ट ये तो जान ले कि फ्रिक्शन है क्या, कहां से आया, कैसे इसका एग्जिस्टेंस हुआ, सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम ये बात जानते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी के मोशन को रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा, ठीक। देखिए बहुत पहले की बात है, ये जो हमारा ओल्ड व्यू है इसमें कुछ ऐसा कहा गया था कि मान लीजिए एक कोई बॉडी है, उसके नीचे ये कोई सरफेस है, तो बॉडी का और ये जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है इसके नीचे का, मान लीजिए जमीन है, ये कुछ ऐसा होता है। तो अब यार सीधी सी बात है कि अगर ये बॉडी आगे बढ़ेगी तो ये जो ये पार्ट है ये इसके मोशन को अपोज करेगा और बॉडी को यहां बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, और यही जो अपोजिंग फोर्स है इसको बोला गया फ्रिक्शन। थोड़ा सा सोचो, इज इट ट्रू, इज इट सेटिस्फैक्टरी? क्या हम ये मान ले कि जो भी सरफेस पे बॉडी मोशन करती है वो सरफेस कुछ ऐसा होता है? आप बोलोगे सर क्या मजाक है, हमारी टाइल्स वाली जमीन है, हमारे घर में बकायदा व्हाइट मार्बल लगा है, सवाल ही नहीं उठता ऐसा फोर्स हो, ऐसा सरफेस हो, तो क्या वहां फ्रिक्शन नहीं होगा? मैं बोलूंगा यस ऑफ कोर्स होगा, ठीक। क्यों होगा? क्योंकि यार देखो, एक जब कुछ नहीं था हमारे पास तब ये व्यू आया था कि यार ऐसा उबड़ खाबड़ सरफेस होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, आई अग्रीड, उबड़ खाबड़ सरफेस है तो होगा। आई अग्रीड कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस पे कम होता है, आई अग्रीड। इसीलिए हमको खुरदुरी जमीन पर चीजों को पुश करने में दिक्कत होती है, बट स्मूथ जमीन पर इजीली कर पाते हैं। आई अग्रीड कि जब स्मूथ जमीन होती है तो बच्चों के गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है, बट आई डोंट अग्री कि हर सरफेस रफ ऐसा होता है, एंड यू ऑल्सो डोंट अग्री कि हर रफ सरफेस ऐसा होगा। बट अब अगर ऐसा है, हम जानते हैं कि हर रफ सरफेस ऐसा नहीं हो सकता, तो व्हाट इज अ कंक्लूजन, व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट? तो ये गलत है, गलत नहीं है, लिमिटेड है। जबकि एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जब कुछ नहीं था तो ठीक है भाई, एक होता है ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं 100 रुपए 2 रुपए सही, कुछ तो है, जीरो से अच्छा कुछ हो, तो तब वही कॉन्सेप्ट पे इसको डिजाइन किया गया। बट नाउ वी कम टू गाइस अवर लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में होता है। चेक आउट, ये बॉक्स क्या कर रहा था आपने देखा? ये बॉक्स कर क्या रहा है? ये बॉक्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जो मीडियम के पार्टिकल्स थे वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए यहां पर स्टिल मीडियम के पार्टिकल फंसे, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स थे ये उबड़ खाबड़ फैले थे यहां पर कुछ ऐसे, और जैसे जब ये आगे बढ़ रहा था
ये पूरा बॉक्स, ये पूरी बॉडी, ये पार्टिकल इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से ये मोशन कम होता है, इसी वजह से अपोजिंग फोर्स आता है और इसी वजह से बॉडी की स्पीड कम होती है। ठीक, अभी हमने बात किया कि जब रफ सरफेस होते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ स्मूथ सरफेस। हम ये बात जानते क्यों? क्योंकि रफ सरफेस पे बेटा ये जो उबड़ खाबड़ पार्टिकल्स है इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर स्मूथ सरफेस है तब तो सारे पार्टिकल्स एक तरह से मिलने वाले, रफनेस नहीं होगी। और जब रफनेस नहीं होगी, सब प्लेन मिलेंगे, तो बॉडी के उनके ऊपर से निकलना भी इजी होगा। अपोजिंग फोर्सेस कम है, अपोजिंग पार्टिकल्स कम है, इसलिए वो आराम से निकल जाते हैं। नाउ बी सेटिस्फाइड कि हाँ यार ऐसा तो होता है। ठीक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इनके बीच ये जो फोर्स लग रहा होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। अभी नया क्या है, आपने सुना होगा फेविकोल्स वगैरह को भी एडहेसिव बोला जाता है, लिखा होता है फेविकॉल के डब्बे पे। मतलब क्या, वो फोर्स जो दो बॉडीज के सरफेसेस के बीच लगता है वो फोर्स एडहेसिव फोर्स कहलाता है। और वो फोर्स जो एक ही बॉडी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। जैसे सॉलिड, सॉलिड हम जानते हैं बच्चा, उनकी फिक्स ज्योमेट्री, फिक्स शेप, फिक्स साइज होता है। क्यों? क्योंकि जो उनके इंटरमॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को टाइटली पैक किए होते हैं, और जिस फोर्स से वो टाइटली पैक करते हैं दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। यहां पे ये बॉडी अलग है और ये बॉडी अलग है, दो डिफरेंट बॉडी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। एंड कॉज ऑफ दिस there is a opposing force generated between those two surfaces and that opposing force is known as friction. बात क्लियर? कंप्लीटली समझ में आया कि फ्रिक्शन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि फ्रिक्शन होता क्या है, जनरेट कैसे हुआ, क्या इनके बीच की वर्किंग थी इनके पीछे की, कैसे ये आए होंगे, सिर्फ इतना समझा। थोड़ा सा हमने फ्री बॉडी डायग्राम को पॉलिश किया था। तो आज आपके पास वर्किंग ज्यादा है। आइडियली अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि जो लॉज ऑफ मोशन का कोर सेक्शन खत्म हुआ है बच्चा, उसको अब आप कंप्लीट करिए बिफोर यू मूव टू नेक्स्ट लेक्चर। इसको कंप्लीट कीजिए। फ्रिक्शन कोई बात नहीं, जितना अभी आप समझो बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन जानेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। फिर आगे की बातें शुरू होंगी। ठीक, तब तक इतना कंप्लीट कीजिए। और अगर इनकेस आपके पास कोई दिक्कत होती है तो हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। ठीक है, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दी जाएगी। ठीक, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आई होप आप अच्छा करोगे। टिल देन, गुड बाय गाइस, टेक केयर।